उस स्मेल से धीरे धीरे मुझे बेहोशी आने लग गई कि उस व्यक्ति ने मुझे गोद में उठाया और ट्रेन से लेके प्लेटफॉर्म पे उतर गया। वो मेरा सिर सहलाने लग गया। मेरी माँ को लगा बड़ा काबिल लड़का है, मेरी बेटी का ध्यान रख रहा है। मेरी हेल्प करने के बहाने वो आदमी धीरे धीरे मेरी माँ से ऐसे चिपक गया। अगर वो पटना का रहने वाला था तो वो उस दिन कोइलवर रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा था। 16 जनवरी 2006। कड़ाके की ठंड, शायद 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच की। रेलवे स्टेशन पे अपनी माँ के साथ लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। कोइलवर रेलवे स्टेशन, जहाँ अपने ख्वाबों के बारे में सोचते हुए मैं इसी चिंता में थी कि पता नहीं मुझे वो सब कुछ हासिल होगा या नहीं जो मैं चाहती हूँ। इस दिन मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने वाली थी। हाँ, ये काम करना उस ज़माने में आसान नहीं था, क्योंकि हर कोई साइबर, नेटवर्किंग और इंटरनेट की दुनिया का ज्ञानी नहीं था। इस दिन मैं अपनी माँ के साथ अपने सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए एक ख़ास कदम बढ़ाने वाली थी। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के आने से ठीक थोड़ी देर पहले एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे करीब आता है और वो मुझसे पूछता है कि पटना जाने वाली ट्रेन क्या थोड़ी ही देर में आने वाली है। मैं बोली, मुझे भी पटना ही जाना है। हाँ, लगभग 5 मिनट में आ जाएगी। ये ट्रेन जो उस स्टेशन पे आने वाली थी वो पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी थी। लोकल ट्रेन थी और फिर भी 1000 यात्री उस वक्त उस ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। ट्रेन आई और मैं ट्रेन में चढ़ी। गर्मी से मेरी हालत बेकाबू हो रही थी, इसलिए मुझे चक्कर आने लग गया। वो व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पे मुझसे पता पूछ रहा था, वो थोड़े ही समय के बाद ट्रेन के अंदर, जब मैं यात्रा कर रही थी, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी माँ को ये कहा, चिंता मत कीजिए माता जी, ये आपकी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। यहाँ इतनी भीड़ में, धक्कम धुक्की में लोग लड़कियों को अक्सर छेड़ कर जाते हैं, इसलिए मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ। मेरी माँ को लगा बड़ा काबिल लड़का है, मेरी बेटी का ध्यान रख रहा है। ये सफ़र पटना रेलवे स्टेशन पे ख़त्म हुई, पर मैंने उस व्यक्ति का चेहरा गौर से नहीं देखा। मैं नोटिस ही नहीं कर पाई ये व्यक्ति कौन है। सिर्फ उसके शरीर पे ध्यान गया, क्योंकि मेरी हाइट के कंपैरिजन में वो बहुत लंबा था और बहुत ताकतवर भी। मैं पटना रेलवे स्टेशन से एक ऑटो रिक्शा ली और निकल गई मौर्या मार्केट के लिए, जहाँ पे एक साइबर कैफ़े हुआ करता था। उस ज़माने में साइबर कैफ़े मेरे पूरे ज़िले में नहीं था और मुझे एक जीमेल आईडी बनानी थी, क्योंकि मैं जल्द ही एक इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा होने वाली थी और उसमें देने के लिए मेरे पास कोई जीमेल आईडी नहीं था। इसलिए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे पास जीमेल आईडी का होना ज़रूरी था। तो मैंने एक दूर के मित्र की सहायता ली। उन्होंने साइबर कैफ़े में मेरी हेल्प करी, मेरा जीमेल आईडी बना दिया और फिर अपना काम करके मैं घर को लौटने लगी। ये सब कुछ खत्म होने में शाम के 4 बज चुके थे, इसलिए अब मुझे वहाँ से 6 बजे वाली लोकल ट्रेन ही मिल सकती थी। शाम हुआ और लोकल ट्रेन में मैं सवार हो गई। वहाँ से मैं घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पे आगे आते ही रुक गई। ट्रेन में इतने यात्री थे और इतनी गर्मी थी कि मुझे धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मुझे पता भी नहीं चला एक व्यक्ति जो मेरे पास खड़ा था वो वही व्यक्ति था जो आते समय मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो। चूंकि वो व्यक्ति बहुत ही लंबा था, इसलिए मैं उसका चेहरा देख नहीं पाई। उसने अपनी पॉकेट में एक खास तरह की नशीली ऐसी पदार्थ रखी थी जिसको सूंघने के कारण आप बेहोश हो सकते हैं। उस हट्टे खट्टे आदमी के चेस्ट तक मेरी हाइट होने के कारण उसकी पॉकेट के ठीक सामने मेरी नाक आ गई और उसके पॉकेट से एक खास तरह की स्मेल आ रही थी।
उस स्मेल से धीरे धीरे मुझे बेहोशी आने लग गई, मुझे चक्कर आने लग गया और मैं अनकॉन्शियस होने लग गई। उस व्यक्ति ने मेरी माँ को ऐसा इशारा किया और मुझे धीरे से पकड़ लिया। मैं ये बोल पाती कि मुझे चक्कर आ रहा है उससे पहले ही मैं बैठ गई और मैं अपनी माँ को बोली, मम्मी सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मेरी माँ को कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं दिया कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी माँ को लगा थक के मैं बैठी हूँ। उसी वक्त वो आदमी जोर जोर से कहने लगा, माताजी चिंता मत कीजिए, मैं आप ही का बेटा हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहचान रहा हूँ आपको, आप कौन हैं, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत भले इंसान हैं, आप बहुत शरीफ घराने से आती हैं, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा भीड़ और क्राउड के कारण ये लड़की सफोकेशन फील कर रही थी, इसलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो मेरा सिर सहलाने लग गया। उसकी इन हरकतों को मैं समझ चुकी थी और मैं अपनी मम्मी की साड़ी पकड़ के नीचे बैठे ही खींच रही थी कि मम्मा समझो मेरी बात, ये आदमी इसके पॉकेट में कुछ था जो सूंघ कर मैं बेहोश हुई हूँ। लेकिन मेरी माँ मेरी बात नहीं समझ पा रही थी। मैं बोलना चाह रही थी लेकिन मैं इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो चुकी थी कि मेरे लिए कुछ भी बोल पाना पॉसिबल नहीं था। मेरी हेल्प करने के बहाने वो आदमी धीरे धीरे मेरी माँ से ऐसे चिपक गया ताकि मेरी माँ की नाक उसके पॉकेट में रखी उस चीज़ को स्मेल कर सके। और हुआ भी यही, मेरी माँ धीरे धीरे उसे भी चक्कर आने लगा और वो भी बैठने लगी। चूँकि मम्मी की हाइट में और मेरी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क था, इसलिए मैंने जितने नज़दीक से उन चीज़ों को स्मेल किया था मेरी माँ ने नहीं किया। इसलिए मेरी माँ को उतना चक्कर तो नहीं आया जितना मुझे आया था, पर मैं वास्तव में इतनी बेहोश हो चुकी थी कि उस व्यक्ति ने मुझे गोद में उठाया और ट्रेन से लेके प्लेटफॉर्म पे उतर गया। मेरी माँ ने भी उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उतर गई और उसको बोलने लग गई कि बाबू, भगवान के भेजे हुए तुम दूत हो, वरना इस ट्रेन में अनजान लोगों के बीच कहाँ कोई मेरी मदद करता। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, हे भगवान रक्षा करो। मेरी माँ उसकी तारीफ़ें करते नहीं थक रही थी क्योंकि मेरी मम्मी को ये लग रहा था कि मुझे उस व्यक्ति ने हेल्प करी है, जबकि मैं ये समझ चुकी थी कि उस व्यक्ति के पॉकेट में रखी हुई उस चीज़ को स्मेल करने के कारण मैं बेहोश हो रही हूँ। जब वो मुझे लेकर प्लेटफॉर्म पे उतरा तब मैं मेरे पास बैठे एक भैया का हाथ पकड़ ली और मैं उनको बोलने लग गई कि इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो उस भैया को लगा कि मैं शायद उनसे कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा जो शायद यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने उस भैया को बहुत रिक्वेस्ट किया और ऐसे तरीके से रिक्वेस्ट किया कि वो समझ गए कि मैं उन्हें अपने साथ हुए किसी नेगेटिव घटना के बारे में जानकारी दे रही हूँ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? बोली पानी। जब उनसे मैं पानी मांगी तो उन्होंने अपनी बीवी या बहन जो भी थी उसके बैग से एक बॉटल निकाली, मेरे चेहरे पे मारा और मुझे पीने को दिया। मैं वो पानी का छींटा अपने फेस पे महसूस करते ही उस भैया को बोली कि इस आदमी को हटाओ। जैसे ही मैं ये बोली वो आदमी लड़ने लगा उस व्यक्ति के साथ कि तुम कौन हो, तुम अजनबी हो, तुम जाओ, मैं पहचानता हूँ, मैं देखो आंटी से पूछो, मैं उनका बेटा हूँ। और ऐसे में मैं अनकॉन्शियस कंडीशन में ये समझाने में असफल रही कि ये व्यक्ति मेरे लिए घातक है और वो वहाँ से उठाकर मुझे कहीं और बिठाने लग गया स्टेशन पे। मैं उस भैया को बता चुकी थी तो उनको थोड़ा सा डाउट होने लग गया। वो जहाँ मैं गई थी वहाँ मुझे मेरी हालचाल पूछने के लिए फिर से आए और तब मैं भैया को बोली इसके पॉकेट में कुछ है जो स्मेल करके मुझे चक्कर आ रहा है, इसको बोलो मुझसे दूर रहे। मैं एक सांस में हिम्मत करके इतना कुछ बोल दी और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा। जब मैं ऐसा बोली तो उस भैया ने उसको पकड़ा और उसके पॉकेट के पास स्मेल किया। स्मेल करते ही उनको समझ में आ गया कि इसके पॉकेट में सच में कुछ घटिया चीज़ है, क्योंकि उनको भी बहुत अजीब सा महसूस हुआ उसको स्मेल करने के बाद। और वो पूछे कि तू कौन है, तो इनको जानता है, तो इनके परिवार का है। फिर
वो इंसान घबराने लग गया। उसने बोला, मैं इन लोगों का मदद किया हूँ, मैं आंटी का बेटा हूँ, आंटी से पूछो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, वो लड़की बोल रही है कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है, तुमने कुछ सुंघाया है उसको और वो इसी कारण वहाँ बेहोश हुई है। तब तक मेरे फ़ोन में मेरे पिताजी का कॉल बज रहा था। मेरे पास मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। मेरे पिताजी का फ़ोन देखते ही मैं फ़ोन उठाई और मैं पापा को बोली कि पापा, लक्कर सूंघवा मुझे बेहोश कर दिया है और मम्मी उसी के पास है। बस इतना मैं बोली और मेरे पिताजी बहुत तेज आदमी हैं। उन्होंने मेरी बात समझ ली। वो बोले, मम्मी से बात कराओ, मम्मी से बात कराओ। तब तक मैं अपना फ़ोन उस अजनबी आदमी को दे दी जो उस वक्त मेरी मदद कर रहा था। मैं बोली, मेरे पापा से बात कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि पिताजी की बात अगर इस व्यक्ति से हो गई तो पापा एक्सप्लेन कर देंगे कि मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ है, वो व्यक्ति नहीं। पापा ने उस व्यक्ति को पूछा कि वो मेरी बच्ची है और वो मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची और पत्नी पटना गए थे, उनके साथ क्या हो रहा है, वहाँ क्या स्थिति है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि इनके साथ एक और लड़का भी है। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि उनके साथ कोई लड़का नहीं है और मेरी बेटी बोल रही है कि किसी ने उसको कुछ सुंघाया है, कौन है वो आदमी, मुझे उसका नाम बता दो, मैं यहाँ पे केस करूँगा। तो उस लड़के को कॉन्फिडेंस हुआ जो उस वक्त मेरी मदद कर रहा था। बोला, अंकल जी, वो आदमी बोल रहा है आंटी के बारे में कि मैं उनका बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, उनके साथ कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की तबीयत कैसी है बताओ, उसके बैग में एक दवाई होगी, वो उसको दे दो। उस व्यक्ति ने मेरे पर्स ढूंढे, उसमें से मुझे एक दवाई दी, जो दवाई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा मेरे साथ मेरे पिताजी मुझे दे के रखते थे। इनफैक्ट मैं जब भी कभी ट्रैवल करती हूँ या कहीं रहती हूँ तो मेरे साथ कुछ मेरी पर्सनल दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि सूंघने या किसी चीज़ के स्मेल के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और उससे बचने के लिए अक्सर मैं अपने साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ रखती हूँ। लगभग 5-10 मिनट के बाद माहौल जब तक नॉर्मल हुआ, वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगा। तब तक उस इंसान ने जो मेरा हेल्प कर रहा था 4-5 और लोगों को मेरी परिस्थिति बताकर उसको रोक कर रखने के लिए बोला था और उन्होंने उसे पकड़ के भी रखा था। थोड़ी देर में माहौल नॉर्मल हुआ, मैं होश में आई और मैं बोली कि इसके पॉकेट में कोई चीज़ थी जिसको स्मेल करने के कारण मैं बेहोश हुई, और ये आदमी मुझे लगता है कि इसके पहले भी मुझे कहीं मिला है। तब मेरी माँ ने बोला कि हाँ, ये तो हमें कोइलवर स्टेशन पे मिला था। यात्रा कर रहे बाकी लोगों ने मेरी मदद करी और उन्होंने मिलकर उस व्यक्ति को पकड़े रखा। वो चाहता था कि वो इस मामले में मेरी माँ को फंसा दे। वो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि आंटी के कहने पर ही मैं इनकी मदद कर रहा था, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, आंटी मुझे पहचानती हैं, आंटी से पूछो। उसकी बार बार कोशिश थी कि पब्लिक से बचने के लिए वो मम्मी का सहारा ले और वहाँ से 1-2 दिन हो जाए। लेकिन पब्लिक उसके इस गेम को समझ चुकी थी और मेरे पिताजी के सख्त निर्देश थे उस व्यक्ति को जो उस वक्त मेरी मदद कर रहा था कि प्लीज़ उसे पुलिस के हवाले करो, वो मेरी बेटी को कहीं ले जा रहा था, मेरी बेटी मुझे बोली है। और वो भैया उस वक्त हमारे ही क्षेत्र के थे, यानी मेरे पड़ोस के गांव के। वो अपने किसी रिलेटिव के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, टेंशन मत लीजिए अंकल जी, मैं ज़रूर करूँगा। और फिर आरपीएफ को बुलाकर उसकी शिकायत की गई। आरपीएफ वालों ने जब उससे पूछा तो वहीं ऑन द स्पॉट उसने 3-4 बातें कही। पहली बात कि वो पटना का रहने वाला था। अगर वो पटना का रहने वाला था तो वो उस दिन कोइलवर रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा था, और उसकी यही बात बहुत बड़े राज से पर्दा उठाती है। असल में वो वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए काम करता था। स्मगलिंग, चोरी, यात्रियों के साथ लूटपाट का काम वो बड़े आसानी से कर लेता था। उसके पास पॉकेट में रखी हुई वो चीज़ असल में बेहोशी का काम करती थी। लोगों को वो इसी तरह से जाके चिपक जाता था ताकि उनकी नाक, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नाक उसके पॉकेट के आसपास आ सके, जिसकी हाइट इतनी हो 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच, 5 फीट, ताकि उनके साथ वो थोड़ी बहुत ऐसे झुक के या टाइट होकर खड़े होकर के चाहता था कि वो धीरे धीरे उसके पॉकेट में रखी उस वस्तु को स्मेल करें और वो बेहोश हो जाएं। फिर वो उनकी मदद करता था और इसी बहाने उनको लूट लेता था। और अगर वो महिला निकले, अकेली महिला निकले, तो उसे उन लोगों को बेच देता था जो महिलाओं से धंधे करवाते हैं।
यानी वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करता था वो उस दिन ये बात कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये लड़की किसी भी तरीके से मेरे हाथ लग जाए। असल में उसने अपने 2 साथी भी बुला लिए थे स्टेशन के बाहर ही मेरी मदद करने के लिए। वो मदद करने के लिए साथी नहीं थे, वो लोग थे जो मदद के नाम पे मुझे वहाँ से उठा कर ले जाते। उसने मुझे बेहोश करने के बाद कुछ इशारे किए थे 2 लोगों को जो उससे बातचीत करने के लिए आए और मुझे उठाकर ले जाने की बात कर रहे थे, जो आसपास प्लेटफॉर्म पे खड़े लोगों ने देखा था। उन्होंने पुलिस को बताया कि इसने 2 और लोगों को बुलाया था और उसके साथ ये बात भी कर रहा था और इस बच्ची को बाहर ले जाने की बात हो रही थी। पुलिस ने छानबीन में वहाँ पे पता लगाया और पता ये चलता है कि मुझे असल में वहाँ से ले जाने की तैयारी थी। आरपीएफ वालों ने उस व्यक्ति को अपने हवाले में लिया। पूछताछ करने के बाद मुझे जो जानकारी वहाँ से मिली, उसके बाद फिर मैं घर की ओर निकल गई। वो भाई साहब जो मेरे पड़ोस के ही गांव से थे, उन्होंने मेरा साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि मेरा रेलवे स्टेशन नहीं आ गया। रात को 9:30 बजे मैं अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन पे उतरी, फिर घर आई और पिताजी को उस भाई साहब के बारे में भी बताई कि उन्होंने मेरी मदद करी और किस प्रकार से पुलिस कंप्लेन वगैरह करके उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। मेरे साथ घटी ये घटना आज की नहीं, 2006 की है, यानी 18 वर्ष पूरे होने को है। पर आज भी ये एक्टिविटी उतनी ही सटीक और कारगर है। आज भी ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ लोकल पैसेंजर ट्रेनों में ऐसी घटना घटती है। अपने पॉकेट में, अपने गले में, अपने माथे की टोपी में और तरह तरह के जगहों पे ये लोग बेहोश करने वाली ऐसी ही ड्रग्स लेकर घूमते हैं जहाँ पे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। कुछ लोग तो खाने पीने की चीज़ों में भी आपको मिला कर देते हैं। वो आपके पास आएंगे, बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, आपको चाय देंगे, कॉफ़ी देंगे या फिर आपका खाना खाएंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए और फिर आपके खाने में चुटकी भर ड्रग्स मिला देंगे जिससे कि आप बेहोश हो जाओ और फिर वो आपको लूट के ले जाएंगे। या फिर अगर आप अकेली महिला हैं तो आपके भैया, पति न जाने क्या कुछ बन जाएंगे और आपकी सेवा, हेल्प इसके नाम पे आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ का ख्वाब भी आप नहीं देख सकती हैं। पर ये बात ये है कि आज भी ये लोग उतने ही एक्टिव तरीके से ऐसे ही क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अगली बार से जब भी आपके सामने ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति के साथ, कोई लड़की, स्त्री हो या पुरुष, किसी के साथ ऐसी घटना घटे तो मदद की हाथ आगे जरूर बढ़ाइएगा। आपका अजनबी होने से ज़्यादा आवश्यक है आपका एक इंसान होना। आप उस व्यक्ति की मदद करके उसको शायद कहीं किसी गलत जगह जाने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। एक गलत हाथों द्वारा मदद पाने से उसे बचा सकते हैं, जैसे उस दिन उस अजनबी इंसान ने मुझे बचाया। अगर उसने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो वो व्यक्ति जो अपने आप को माँ का बेटा और मेरा रिश्तेदार बता रहा था, वो मुझे न जाने कहाँ पहुँचा देता। अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो दुनिया में अपने लिए खुद खड़ी हो सके, ना कि उनके साथ हमेशा खड़े होने की आदत बनाइए। उस दिन मेरे साथ मेरी माँ थी, फिर भी क्या मेरी माँ मेरे लिए कुछ कर पाई? नहीं। आप कदम कदम पे अपनों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने से छोटों को ये शिक्षा जरूर दीजिएगा कि वो सेल्फ पावरफुल रहें। मिलूंगी आपके साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। नमस्ते।